पंजाब के निगरान सेटअप और इंतखाबी टिकटों का मामला। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में अहम इजलास। निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत का सिलसिला जारी। इंतखाबी टिकटों के मामले पर डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स ने हतमी फहरिस्त तलब कर ली गई। आपको बताएं कि पंजाब के निगरान सेटअप और इंतखाबी टिकटों का मामला इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में अहम इजलास जारी है। निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। इंतखाबी टिकटों के मामले पर डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स ने हतमी फहरिस्त तलब कर ली। आपको बता रहे हैं पंजाब के निगरान सेटअप और इंतखाबी टिकटों का मामला है। इमरान खान की ज़ेर सदारत ज़मान पार्क में अहम इजलास हुआ। निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत का सिलसिला जारी है। इंतखाबी टिकटों के मामले पर डिविजनल कोऑर्डिनेटर से हतमी फहरिस्त तलब कर ली गई है। आपको बताएं पंजाब के निगरान सेटअप और इंतखाबी टिकटों का मामला है। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, पंजाब में निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के मामले पर जो है वो पीटीआई की क़यादत ज़मान पार्क में सर जोड़े बैठी है। इमरान खान की ज़ेर सदारत पीटीआई की पंजाब की सीनियर लीडरशिप और उसके साथ साथ डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स का इजलास जो है वो ज़मान पार्क में हो रहा है। बुनियादी तौर पर इसमें दो एजेंडे हैं। एक तो है कि पंजाब के निगरान सेटअप के लिए पीटीआई अपने नामों को हतमी शक्ल दी ताकि जो है वो अपोजिशन लीडर के साथ इन नामों का मुशावरत हो सके। दूसरा जो है कि पीटीआई इंतखाबी तैयारियों की तरफ जाना चाह रही है और तमाम डिविजनल कोऑर्डिनेटर्स से फहरिस्तें मांगी गई हैं कि हर एमपी की नशिस्त पर जो है वो 5 नाम जो हैं वो रिकमेंड किए जाएं और फिर पार्लिमानी बोर्ड उन 5 में से किसी एक को जो है वो टिकट के लिए ग्रीन सिग्नल देगा। तो निगरान सेटअप का मामला सर फहरिस्त है। पीटीआई की क़यादत के इजलास के बाद जो है वो वज़ीर आला पंजाब जो परवेज़ लाई भी जो है वो इमरान खान से आज मुलाकात करेंगे और इमरान खान उनसे भी मुशावरत करेंगे और फिर फाइनली जो पीटीआई के 2 से 3 नाम होंगे वो परवेज़ लाई को दे दिए जाएंगे ताकि उन नामों के हवाले से जो है अपोजिशन लीडर के साथ मुशावरत कर सके। पीटीआई की क़यादत ने आज के इजलास में ये फ़ैसला किया है कि मुस्लिम नून अगर कोई ऐसा नाम देती है जो गैर जानिबदार है या फिर वो शफाफ इलेक्शन कराने की अहलियत रखता है तो पीटीआई उसके साथ उस मामले पर मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने को भी तैयार हैं और इस मामले पर जो है वो पीटीआई चाहती है कि कंसेंसस से जो है वो निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कर लिया जाए। ज़रूरी नहीं कि हर बार जो है वो मामला मुतनाज़ हो, पार्लियामेंट कमेटी में जाए या फिर वहाँ से भी ना हो और इलेक्शन कमीशन के पास जाए। तो बहरहाल लगता यही है कि आज पीटीआई जो है वो रात को जो है वो अपने नाम हतमी तौर पर फाइनल कर लेगी और फिर हमदा शहबाज के साथ इस मामले पर मुशावरत की जाएगी। जी लियाकत अली, आप हमारे अब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई से बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के वक्त की मुलाकात हुई है। वज़ीर आला ने तीनों बार एसोसिएशंस को 2 करोड़ रुपए की ग्रांट इन ऐड के चेक दिए। लियाकत अली से इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, अब वज़ीर आला पंजाब से बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के वक्त ने आज मुलाकात की और वज़ीर आला ने मंडी बहाउद्दीन की जो 3 बार एसोसिएशन हैं उनको मजमूई तौर पर 2 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड के चेक दिए। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन मंडी बहाउद्दीन के सदर ज़हूर अहमद गोंदल को 1 करोड़ रुपए का ग्रांट का चेक दिया, जबकि तहसील मलकवाल बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी दिलावर हुसैन गोंदल को 50 लाख रुपए का ग्रांट का चेक दिया है। तहसील फालिया बार एसोसिएशन के सदर साजिद महमूद बड़ाइच की तरफ से एडवोकेट एहसानुल्लाह बड़ाइच ने वज़ीर आला पंजाब से 50 लाख रुपए की ग्रांट का चेक वसूल किया। बार एसोसिएशन ने एक इमदाद पर जो है वो वज़ीर आला पंजाब से परवेज़ लाई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वज़ीर आला परवेज़ लाई ने हमेशा वकला के मसाइल के हल को मुकद्दम जाना है। जी ठीक है लियाकत अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर की एक छत तले अशिया के 2 रेट मुकर्रर। इंतहाई मुस्तकीन को अशिया कम नर्ख पर आम सारिफ को मार्केट रेट पर देने की पॉलिसी जारी, तहम अशिया की दस्तियाबी का मसला बदस्तूर मौजूद है। देखते हैं ये रिपोर्ट। यूटिलिटी स्टोर्स पर तरीक़ाकार बदल गया। अशिया की दस्तियाबी मामूल पर न आई। बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ और आम सार्फिन के लिए अलग अलग तरीक़ाकार पर अमल जारी। आटा, चीनी, घी और दालों की फराहमी में उतार चढ़ाव बरकरार। आम सारिफ के लिए सब्सिडी कम कर दी गई। आम सारिफ के लिए घी 375 रुपए फी किलो, जबकि बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ के लिए निर्ख 300 रुपए मुकर्रर। आम सारिफ के लिए आटे का 10 किलो थैला 648 रुपए में दस्तियाब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सारिफ को आटा 400 रुपए में मिले।
मिलेगा। अशिया की दस्तयाबी सार्फ की नादरा से तस्दीक से मशरूत कर दी गई। अशिया की सप्लाई में तौतल पर सार्फ चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। कोई चीज़ नहीं मिल रही है, कोई मैसेज आता है, लेकिन मैसेज आने के बाद हम स्टोर पे आते हैं, स्टोर पे आके देखते हैं तो कोई चीज़ नहीं मिलती। अब देखें कि गरीब बंदा जो यूटिलिटी स्टोर गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि यहाँ सस्ती एशिया मिलती है, और वो देख रहा है वो वही चीज़ें बाहर दुकान से भी 400-450 का घी मिल रहा है, तो इसका कोई फ़ायदा तो नहीं है। हुकूमती इक़दामात से सब्सिडी तो दी गई, लेकिन आम मार्केट में महंगाई से सफ़ेद पोश तबका रुल रहा है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की सप्लाई बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शहबाज के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के साथ ज़राई इजनास का बहरान भी सर उठाने लगा। महंगे खाद बीज के बाद खुश्क मौसम ने ज़राई शोबे के लिए अलार्म बजा दिया। रवां बरस भी ज़राई शोबे पर भारी गुजरने का खदशा है। किसानों ने हंगामी इक़दामात का मुतालिबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद आबिद। साल 2022 में किसान खेतों में हल चलाने से ज्यादा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। हुकूमत वादे करती रही, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। बिजली का टैरिफ 13 रुपए फी यूनिट करने का वादा वफा न हुआ। खादें महंगी फरोख्त हुई तो अब गैस न होने पर खाद की पैदावार ही रोक दी गई। डीजल भी सस्ता न हुआ। ज़राई मुल्क होने के बावजूद सालाना 14 अरब डॉलर की मुख्तलिफ ज़राई अजनास दरामद की जाती हैं। गंदम की दरामद अब भी जारी है। कपास की पैदावार जरूरत से 3 गुना कम हुई। किसान कहते हैं ज़राई इमरजेंसी नाफज करें, वरना रोटी के भी लाले पड़ेंगे। ज़राई बहरान नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। DAP का रेट बढ़ गया, यूरिया का रेट बढ़ गया, बिजली का रेट बढ़ गया, डीजल का रेट बढ़ गया, बीज का रेट बढ़ गया, हमारी मजदूरी बढ़ गई, तमाम अखराजात हमारे बढ़ चुके हैं जी। एक दूसरा, हुकूमती तरजीहात में कहीं भी ज़राअत नहीं है, हुकूमत इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। दीगर वजूहात अपनी जगह। दिसंबर खुश्क गुजर गया, जनवरी में भी मामूल से कम बारिशों का इम्कान है। माहिरीन कम पानी से ज्यादा काश्तकारी के जदीद तरीकों पर अमल का कह रहे हैं। तरबेला कमांड की नहरों की बंदी अभी हुई है। मंगला कमांड की नहरें जल्दी खुलने वाली हैं, क्योंकि वो दिसंबर में बंदी होती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम जल्दी बारिश भी आएगी और हम इस खुश्कसाली और शदीद सर्दी से छुटकारा हासिल करेंगे। गुज़श्ता मानसून सीजन में तरबेला डैम चंद रोज के लिए पूरी इस्तादाद से भरा, लेकिन मंगला डैम ना भरा जा सका, जबकि नए डैम ना बनने से भी पानी जखीरा नहीं हो पाता। ज़राई शोबे की बेहतर पैदावार के लिए पानी सबसे अहम अंसर है, और खुश्क साली की वजह से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ज़राई शोबे की पैदावार मुतासर हो सकती है, जिससे मुल्क की मईशत मज़ीद सुस्त रवी का शिकार हो सकती है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, मॉडल टाउन में पीपल्स पार्टी के रहनुमा असलम गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अलग लड़ेगी या इत्तेहाद के साथ मिलकर लड़ेगी, जो भी पीपल्स पार्टी के कायदीन फैसला करेंगे, हम वर्कर हैं, हम तंजीमें हैं, हम उसी पे अमल दरामद करेंगे। दूसरी सेकंड बात आपने की है कि ये असम्बलियाँ जो टूटी हैं, वो आप उसका अंदाज़ा कर लें कि ये इमरान खान जो है वो कितना अक्लमंद है। मैं समझता हूँ कि वो बेवकूफ़ों का सरदार है, अहमक इंसान है, झूठा, बद ज़बान, बद किरदार इंसान है। उसके किरदार की बातें बच्चा बच्चा सुनता, उसकी जो केस्टें बाहर निकली हैं, जो मूवी बाहर निकली हैं, वो सब, मगर उसको कोई शर्म हया नहीं, वो डटा हुआ है और इसने शर्म वाली बात कोई नहीं। और वो लोग दूसरी असम्बलियाँ तोड़वाने के लिए निकला हुआ था। उसने इस्लामाबाद में जुलूस निकाला कि 20 लाख लोग जमा होंगे, वहाँ 20,000 भी जमा नहीं हुए। तो अब उसने ये शर्म महसूस की है और उसने पंजाब की असम्बली तोड़वा दी। वो तो हमारी असम्बलियाँ तोड़ने आया था, हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ आया था, अपनी असम्बलियाँ तोड़वा बैठा है। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा अहमक वो है। हम इंशाअल्लाह ताला किसी के जंगल में नहीं आएंगे और किसी के फ्रेम में नहीं आएंगे। पंजाब के अंदर और KP के अंदर इंशाल्लाह डट के इलेक्शन लड़ेंगे और उसकी साजिशों को नाकाम करेंगे। पीपल्स पार्टी एक नेशनल जमात है। पीपल्स पार्टी कोने कोने में है, हर सूबे में है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी जो है इंशाल्लाह मुकाबला करेगी। ये जुल्फ़िकार भुट्टो का शहर है, लाहौर शहर, ये मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो का शहर है। इंशाअल्लाह ताला हम डट के इलेक्शन लड़ेंगे लाहौर में और पंजाब में। ज़रदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तैयार किया जा रहा है अपोजिशन उनके साथ मिलके नून लीग? और ज़रदारी साहब जो है वो दानिशमंद लीडर हैं। इस वक्त उनके पूरे मुल्क के अंदर
میں سمجھتا ہوں کہ جو کوئی ذہین سیاستدان ہے جو اس وقت ملک کی جس کو سب سے زیادہ فکر ہے وہ جناب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں. انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہمارے چیئرمین ہیں. انہوں نے میں نے پہلے گزارش کی کہ وہ پورے دنیا کے ساتھ جس طرح انہوں نے پاکستان کے تعلقات استوار کیے ہیں وہ قابل تحسین ہے. یہ گرما گرمی وہ آتے رہتے ہیں. زرداری صاحب آ گئے ہیں اور بلاول صاحب کل جا رہے ہیں ملک کے سے باہر. ڈیوس میں ایک کانفرنس ہو رہی جس طرح دنیا کے وزرائے خارجہ ہیں. تو بلاول صاحب الحمرہ میں کیا سیاستدان پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ عنوان سے سیشن سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، ملک احمد خان اور مصطفیٰ نواز کھوکھر کی بطور پینلسٹ شرکت کی گئی ہے. سیشن سے متعلق آگاہی کے لیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. عام کے تحت ملک چل رہا ہے. ہمارے ساتھ بھارت موجود ہے. ہمیں کہیں بہت زیادہ دور جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. ایک ساتھ ہم آزاد ہوئے اور آزاد ہونے کے بعد آخر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر پہلے جو ایڈلٹ فرینچائز کے تحت الیکشنز ہوتے ہیں اس ملک کے باسیوں کو ووٹ دینے کا حق ملتا ہے وہ 1970 میں جا کر ملتا ہے. اور جس وقت ہم پہلی دفعہ یہاں پر یہ اپنا رائٹ ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں تو انڈیا میں ان کی 3 پارلیمنٹس اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں. نہ صرف اپنی میعاد پوری کر چکی ہوتی ہیں بلکہ چوتھے الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم اپنی انسیپشن کے وقت بھی اس ڈیبیٹ کو طے نہیں کر سکے. اور ہماری انسیپشن کے بعد، ہماری آزادی کے بعد اس ملک میں مارشل لاء لگا. 1958 میں جب یہاں پر یہ ایک جو لیاقت علی خان صاحب کی شہادت کے بعد اور پھر وہ سارا جو سلسلہ چلتا رہا تو میں ایک قانون کی جانب آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا کہ ہم جب یہ گفتگو طے بھی نہیں کر سکے تھے کہ ملک چلانا کس نے ہے اور کس نظام کے تحت چلانا ہے تو جب ایوب خان صاحب نے ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک قانون لے کر آئے اور اس قانون کا نام تھا ایبڈو. اس ایبڈو قانون کے تحت ماضی میں سیاست سے منسلک رہنے والے جو لوگ تھے ان سب کو نااہل کر دیا گیا. اس کے اندر وہ سیاستدان بھی نااہل کیے گئے کہ جن کا تحریک آزادی میں اور پاکستان کے قیام کے وقت ایک بہت بڑی جدوجہد تھی. اس کے اندر شیخ مجیب صاحب بھی شامل تھے. اس کے اندر حسین شہید سروردی صاحب بھی شامل تھے. اس کے اندر مولانا بھاشانی بھی شامل تھے. اور حسین شہید سروردی صاحب کا ایک بڑا مشہور فقرہ ہے کہ the only connection West Pakistan has with East Pakistan is PIA and myself. جب ہم نے وہاں کی لیڈرشپ کو ہم نے یہ گفتگو طے کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ ملک چلانا کس نے ہے تو پھر ایونچولی یہاں پر ٹیک اوور ہوا. وہ ایک پولیٹیکل لاٹ جو 1947 سے پہلے تیار ہوئی تھی اس ساری کی ساری کو ایبڈو کے ذریعے فارغ کیا گیا. بڑے بڑے نام تھے اس کے اندر. اور پھر جب ملک ٹیک اوور ہو گیا اس میں پھر ایسٹ پاکستان کا بھی جب ڈیبیکل آیا, جب ایک ٹریجڈی ہوئی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے کیوں نہیں ڈیلیور کیا. وہ پاکستان کے لیے تاریخی طور پر ایک سب سے مشکل وقت تھا کہ آپ کا ملک 2 لاکھ ہو چکا ہے, آپ کے پاس آئین نہیں تھا, آپ کے 90,000 قیدی انڈیا کی قید میں تھے, پرزنرز آف وار تھے. اس وقت بھی ایک سیاستدان آگے بڑھا اور اس نے راہ دکھائی اور اس نے واپس معاشرے کے اندر ہوپ انسٹل کی. اور پھر جس شخص نے یہ کیا, میں ان کی پولیٹیکل کیریئر میں ان کا جو دور حکومت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, ان کی ہم پالیٹکس سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے, حق ہے ہر کسی کا اپنے اوپینینز رکھنے کا. ان کو آپ کئی چیزوں کے اوپر الزام بھی دے سکتے ہیں, لیکن ان 6-7 سالوں میں اس شخص نے اس ملک کو جو بنانے کی کوشش کی, ایگزیکٹلی 6 سال بعد 7 سال بعد اس کے ساتھ کیا حشر ہو. تو اس ملک میں سیاستدانوں کے اوپر جو سب سے ایک پولیٹیکل کلاس کے اوپر سب سے کڑا وقت آیا تھا, اس کڑے وقت میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ماضی کی غلطیوں کو نہیں دہرانا, ہم نے وہی چیزیں نہیں کرنی, اور انہوں نے مل کر اس ملک کو چلانے کے لیے ایک دستور اکٹھا کر لیا.
उसके ऊपर यूनानिमसली उस वक्त असेंबली ने उसको पास कर लिया। और उस दिन से लेकर आज तक हमारा तो दावा ही सिर्फ इतना है कि जब तक आप अपने मुल्क के अंदर ये प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन तय नहीं करेंगे कि ये मुल्क किसने चलाना है, तो फिर आप इस मुल्क को कहीं लेके नहीं जा सकते। 75 साल हो चुके हैं। इन 75 सालों में हमने डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस देखी हैं, हमने इनडायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशंस देखी हैं, हाइब्रिड का हमने निज़ाम देखा है कि एक्सपेरिमेंट्स दर एक्सपेरिमेंट्स। आपसे खुदा रहा हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो फौज है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनसे हमारी फ़कत दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि खुदारा एक दफ़ा इस तजर्बे को भी कामयाब होने दें कि इस मुल्क के लोगों को आज़ादाना फैसला करने दें कि वो किसको हुकूमत देना चाहते हैं। और फिर जिसको वो हुकूमत दे, मुझे शायद ज़ाती तौर पे वो शख्स ना पसंद हो, लेकिन ये आपका फैसला है, इस मुल्क के अवाम का फैसला है, हमें उसके सामने सिर निगूं करना पड़ेगा। और फिर अगर हम उन्हें मुकम्मल इख्तियार देंगे तो फिर हम उनसे जवाब भी तलब कर सकते हैं। इमरान खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, पिछले 3.5 साल जिस तरह गुजरे, उनकी हुकूमत के अंदर जो इन्फ्लुएंस था हमारी इस्टेब्लिशमेंट का, वो हमारे सामने मौजूद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आने लगी। इमरान खान ने ज़मान पार्क में वॉक की है, आपको अपडेट किया जा रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आने लगी है और आपको बताएं कि इमरान खान ने ज़मान पार्क में वॉक की है। ये मनाज़र आप देख सकते हैं, इमरान खान के वॉक करने के मनाज़र, जो ये तस्वीर हैं वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आने लगी है और इमरान खान ने ज़मान पार्क में वॉक की है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तबीयत में बेहतरी आने लगी। रेलवे इंतज़ामिया और पुलिस की मुबैना गफलत। लाहौर में रेलवे स्टेशन जैसी हसास जगह पर सिक्योरिटी को नज़रअंदाज कर दिया गया। रेलवे स्टेशन पर नर्स 25 कैमरे ख़राब निकले। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फ़हद अमीन की इस रिपोर्ट में। रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी का अल्लाह ही हाफिज, एक अरसा बीत गया, खराब कैमरे ठीक न करवाए जा सके। 47 कैमरों में से 25 कैमरे खराब होने का इंकशाफ। प्लेटफॉर्म नंबर 2, 4 और मेन लॉबी में लगे कैमरों के रिजल्ट्स भी इंतहाई नाकिस हैं। रेलवे इंतजामिया को स्पेशल ब्रांच में दीगर शोबाजात जानिब से मुतअद्दिद बार आगाह किया गया, खराब कैमरों की मरम्मत के लिए कोई इक़दामात न उठाए गए। रेलवे पुलिस राय का कहना है कि कैमरे न होने के बायस चोरी के वाक़यात भी बढ़ रहे हैं। तर्जुमान रेलवे पुलिस कहते हैं, रेलवे स्टेशन पर लगे कैमरों की मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है, खराब कैमरों को जल्द अज जल्द तब्दील किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। शेरावाला फ्लाई ओवर मनसूबा LDA ताहाल फ्लाई ओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल ना कर सकी। LDA के शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगाकर मजीद काम बंद कर दिया। ज़ैनुल आबदीन की रिपोर्ट देखिए। शेरावाला के मकाम पर फ्लाईओवर की तामीर का मंसूबा अभी भी अधूरा। LDA इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर को PC1 के मुताबिक मुकम्मल न कर सकी। शेरावाला फ्लाईओवर को मुकम्मल करने के लिए मार्च 2022 की डेडलाइन दी गई थी। डेडलाइन गुजरने के 10 माह बाद भी मंसूबा ताहाल नामुकम्मल है। फ्लाईओवर की लाइटिंग का इंतजाम करने में LDA की कोताही सामने आ गई। LDA इंतजामिया ताहाल फ्लाईओवर और सर्कुलर रोड पर लाइट्स की तनसीब न कर सकी। LDA की शोबा इंजीनियरिंग ने लाइट्स पोल लगा के काम बंद कर दिया। फ्लाईओवर रात के औकात में अंधेरे में डूब जाता है। बेशतर रोड लाइट्स पोल को ग्रीन बेल्ट के दरमियान में ही फेंक दिया गया। LDA इंतजामिया का कहना है कि रोड लाइट्स लगा रहे हैं, 2 माह में काम भी मुकम्मल कर लेंगे। हुकूमत की गैर यकीनी मुआशी पॉलिसियाँ मसाइल का बाइस बन रही हैं। अद्वियात समेत खाम माल की इम्पोर्ट न होने से सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर है। इम्पोर्टर्स एसोसिएशन ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में इम्पोर्टर्स एसोसिएशन के सदर एजाज तनवीर की ज़ेर सदारत इजलास, वाइस चेयरमैन पयाब ताहिर मंसूर चौधरी की खुसूसी शिरकत। सदर इम्पोर्टर्स एसोसिएशन एजाज तनवीर ने बताया कि हुकूमती ऐलान के मुताबिक ताजरों ने अरबों रुपए का माल इम्पोर्ट कर लिया है। अब बैंक के पास LCs खुलवाने के लिए जाते हैं तो ताजरों को स्टेट बैंक के पास जाने का मशवरा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने बिजनेस कम्युनिटी को शटल कॉक बना दिया है। सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासिर हो रही है। सप्लाई चेन जो अगले 2-3-4 महीनों के अंदर बहुत बड़ा क्योस आने वाला है कि शॉर्टेजेस का, क्योंकि हमारा सारा मुल्क जो है वो इंपोर्ट बेस है। दूसरी बात यह है कि जो इंपोर्टर्स के साथ बेशुमार लोग जो हैं रोज़गार है वो ख़त्म होगा। और तीसरी जो अहम बात है वो यह है कि ये बिजनेसेस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर टूट जाएगा।
اگر یہ انفراسٹرکچر ٹوٹ گیا تو دوبارہ نہیں بن سکتا. وائس چیئرمین پیاد طاہر منظور چودھری نے کہا کہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ادویات کا خام مال امپورٹ نہیں ہو رہا. حکومت اس اہم مسئلے کو فوری حل کرے تاکہ صنعت کا پہیہ چل سکے. سب سے امپورٹنٹ اسینشل آئٹمز جو ہیں وہ میڈیسنس وغیرہ ہیں. میڈیسنس کی را مٹیریل امپورٹ نہیں ہو رہا, میڈیسنس بند ہو گئی اس وقت. انسولینز وغیرہ جو بہت کریٹیکل چیزیں ہیں وہ بھی نہیں آ رہی. تو اب اس طرح تو ملک نہیں چلتے. شاہ عالم مارکیٹ, لیدر مارکیٹ, میکلورٹ روڈ سمیت مختلف مارکیٹس کے تاجروں نے امپورٹ کی بندش سے پیدا ہونے والے مسائل سے آگاہ کیا. الحمرہ میں کیا سیاستدان پاکستان کا اصل مسئلہ ہے کہ عنوان سے سیشن سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل, ملک احمد خان اور مصطفیٰ نواز کھوکر کی بطور پینلسٹ شرکت کی گئی ہے. سیشن سے متعلق آگاہی کے لیے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. Pakistan is not working and it's not working for all of us almost. وہ کچھ نہ کچھ نئی چیز کرنی پڑے گی. تو جو کر رہے ہیں اب تک جو کر رہے ہیں وہ ہائیبرڈ ہے یا یہ ہے وہ ہے, جو بھی جو اب تک کر رہے ہیں وہ کارآمد نہیں ہوا ہے. تو ہم کو کچھ نہ کچھ مختلف کرنا پڑے گا. اور اگر پہلے مل کے بیٹھیں, اور یہ جو انہوں نے بات کری کہ علماء کرام حضرات وہ بھی وقت وقت دھرنے کر دیتے ہیں وغیرہ چیزیں کر دیتے ہیں. علماء کرام ہو گئے, بیٹا ایک منٹ, مطلب یہ کہ یہ بات آپ کی درست ہے کہ لیجسلیٹرز کا کیا کام ہے. میں نے لیکن بات کی تھی نا کہ لیجسلیٹرز آر ایکچولی لیجسلیچر ختم ہو گیا ہے, سپرفلس ہو گیا آفٹر دیز امینڈمنٹس. آپ کا وہ اس کا ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہو سکتا تو کیا کر سکتا ہے. یہ ہیز ٹو آلویز ووٹ اکارڈنگ ٹو ہز پارٹی. تو ختم ہو گئی نا بات. مطلب آپ کو تو یہاں تک جانا چاہیے کہ ایکچولی اس کو 18ویں ترمیم کے بھی ریسٹرکشنز ہٹا دینے چاہیے, 14ویں ترمیم کے بھی ریسٹرکشن رہنا چاہیے کہ لیٹ ہم ووٹ, یو نو ووٹ ہز تھنگس whether it's voting for money or conscience or whatever, and پھر اس کے بعد let the democratic process work itself. اور اگر وہ غلط ووٹ کر رہا ہے تو لوگ اس کو ہرا دیں گے. لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اب جو ہے علماء کرام ہوئے, بزنس لیڈرز ہوئے, میڈیا ہوا, جوڈیشری اسپیشلی ملٹری اینڈ پالیٹیشینس, they need to sit together and figure this way something out. کیونکہ یہ ملک جو اس طرح چل رہا ہے, اس طرح اگر چلتا رہے گا تو یہ we will have done a huge disservice to our youth. مطلب یہ ملک کے بچوں کے ساتھ, ملک کے لوگوں کے ساتھ, اور میجورٹی ملک کے لوگ بچے ہی ہیں, ان کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی اگر ملک کو اسی طرح چلاتے رہیں. I'll stop here and then اچھا سوری, میں پہلے رولز بتا دوں. مجھے پتہ ہے آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, ہر ایک کا سوال میں نہیں لے پاؤں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ پلیز نام بتائیے گا اور صرف سوال کیجیے گا. آئی نو کہ بہت لوگوں کو کامنٹ کرنے کا شوق ہے, آپ کامنٹ بعد میں کر لیجیے گا, ٹائم کم ہے. میں اس لیے چاہتی ہوں کہ زیادہ تر سوال. اچھا سب سے پہلے میں چاہوں گی کوئی خواتین اگر ہاتھ اٹھا رہی ہیں تو پلیز ان سے پہلے کوئی سوال پلیز ذرا دیکھ لیجیے گا, مائک ان کو دے دیں. نہیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ سارے جو آدمی ہیں نا, وہ پچھلے سیشن میں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے کہا کہ خواتین کے سوال لیے نہیں اور آپ لوگوں نے سارے مردوں کے سوال لے لیے. تو پلیز یہاں وہ سوال کرنا چاہ رہی ہیں جنہوں نے پہلے بھی کامنٹ کیا تھا. آپ ہاں جی, آپ کھڑے ہو کے پلیز اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرا دیں, اور اس کے بعد سوال, اور چھوٹے چھوٹے پلیز سوال رکھیے گا تاکہ میں جتنا میکسیمم ان لوگوں سے ان کو ٹائم دے سکوں اس کے جواب سارے سوالوں کے لیے. السلام علیکم سرز, میرا نام لائبہ ہے. اس سیشن کا ٹائٹل تھا کہ آر پولیٹیشنز دا ریئل پرابلم ان پاکستان, اینڈ آئی فیل لائک اس پورے سیشن میں سارے کویشچنز ڈائریکٹ میں آڈینس کی طرف وداؤٹ any answers being given, right? So you talked about target killings, you talked about Balochistan, you talked about the economy, you talked about national security, and it just seems like legislators and politicians, honestly, the question that I want to ask is, if a legislator can do nothing in this country, why are you a politician? Youth ka question. And this is I'm not posing this as a rhetorical question, this is a genuine question, right? Youth کے بارے میں بار بار یہ پوائنٹ آیا جا رہا ہے, اتنے سارے, کیونکہ یہ کل بھی ڈسکشن ہوئی ہے ایک پینل ٹاک میں, رائٹ؟ اینڈ دا بگیسٹ پوائنٹ دیٹ کیم اپ واز کہ آپ کے جو پولیٹیشینس ہیں پارٹیز میں, they're not even engaging with their own constituencies. The people on the ground, Amar Ali Jan, Gibran Nasir, these are all independents, right? They are unable to come to parliament. Pura system theek hai, sahi hai, rigged hai, but you are in a position of power, and then the question becomes, what are you actually doing in that process?
میں آپ کے سوال کا جواب یہاں سے دینا چاہوں گا کہ آپ نے بالکل درست کہا. عمار کی طرح کے اور لوگ جو سیاست کے اندر داخل ہونا چاہتے ہیں ان کو اس طریقے سے راستہ نہیں مل پا رہا, اور پھر ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے الگ کر سکتے ہیں. آخر ہمارے اوپر ذمہ داری تو ایک ہے. Competence, I think, a bit of honesty, fearlessness, these are the things that اگر politicians compromise نہیں کریں. آج سے کچھ عرصہ پہلے میرے جو دونوں بھائی ہیں جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں, سال پہلے ایک بہت بڑا, میں معذرت چاہتا ہوں آپ کے, ووٹ کو عزت دو کی بہت بات ہوتی تھی. اور پھر اچانک ووٹ کو عزت دیتے دیتے جو معراج میرے اور میری اپنی پارٹی بھی, آئی مین ہم سارے اس چیز میں شامل ہیں. سینٹ الیکشنز, آپ کے کولیگ ہیں, آپ کے دوست ہیں, میرے بھی بہت اچھے دوست ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. ایسے ہی ٹہلتے ٹہلتے ہمیں کسی نے کہا کہ یار جسٹ گو اینڈ سی کہ ہال کے اندر کوئی سب چیزیں ٹھیک ہیں, پراپر ہے, ووٹنگ سے پہلے. ٹہلتے ٹہلتے وہاں پر پہنچ گئے, اور پھر ہم نے وہاں پر جو چیزیں ڈسکور کی وہ شاید آپ لوگوں تک بھی پہنچی ہوں کہ کیمراز وہاں پر لگے تھے, اور پورا اس لیے لگائے گئے تھے کہ سارا کا سارا جو کسی بھی ممبر نے جس طریقے سے بھی ووٹ کرنا ہے, جس چیز کے اوپر بھی اسٹیمپ کرنا ہے, تو وہ پورا ایک ریکارڈ ہو تاکہ بعد میں ان کو کنفرنٹ بھی کیا جا سکے. اور اگر کسی نے پیسے لیے تو جب وہ لینے آئے تو پھر اسے یہ بھی کہا جائے بھائی تم نے تو دیا ہی نہیں, یہ تمہارا ریکارڈ. وہ ہم نے پکڑ لیے کیمرے وہاں پر. پھر ایک بڑا شور شرابہ ہوا, ہم نے ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی, ایک ہائی پاورڈ کمیٹی کہ جو اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی, اور ہم پہنچیں گے کہ جی کہ کس نے یہ کیمراز یہاں پر سینٹ ہال کی, پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کیا, کون یہاں پہنچا, کس نے لگائے. ایک میٹنگ بھی نہیں ہو پائی. اور ہاں پھر ہم نے I disagree with the politics of PTI and what کہ شہباز گل صاحب and اعظم سواتی صاحب, لیکن جو ان کے ساتھ ہوا اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی تو نہیں کیا جا سکتا. آج میں یہاں پر پہنچنے کے لیے جیسے ہی آتا ہوں, ہوٹل میں چیک ان کرتا ہوں, ٹوائلٹ جاتا ہوں, ایز لائک یار کہ یہاں پر کمرے میں کہیں کیمرے تو نہیں لگے ہوئے. تو عجیب ہم اتنا, اور I'm sorry, ہم جو سارے سیاستدان ہیں یہ صرف واحد جواز نہیں ہے, ہماری کمپٹنس کے بھی ایشوز ہیں. اور I think it just boils down to کہ how honest you are with your work. آپ اپنی کیپیسٹی کے اندر ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں یا نہیں, اور جب آپ وہ کرنا چاہتے ہیں کچھ لوگوں کو اسپیس مل پاتی ہے, کچھ لوگوں کو اسپیس نہیں مل پاتی ہے, اور اسپیس لی بھی جا سکتی ہے. تو I think I tried my best to answer the question. I hope. So دیکھیے, it's a very pertinent question. Now, honestly speaking, this legislative part is my last work, and the system says that. Now, we happen to be the members of assembly or the parliament. In case of provinces, we are the members of the assembly. So the first and the foremost duty which I have is to my constituent. I have to address his problems. Whether it is a problem of development, I have to. If my constituent is traveling on a road which is non-travelable, if they don't have schools there, if they don't have municipal services, I'm answerable to them. But the leadership of political parties was misconceived with it. شہباز دور حکومت کا اسپورٹس کمپلیکس منصوبہ پھر انکوائری کے ریڈار پر. سیکرٹری ہاؤسنگ نے اسپورٹس کمپلیکس مکمل نہ ہونے پر تفصیلات طلب کر لیں. موجودہ دور اقتدار میں اسپورٹس کمپلیکسز کے لیے اب تک 10 ارب روپے جاری کیے جا چکے ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں زین العابدین.
अरब रुपए के फंड्स का इस्तेमाल मगर कारकर्दगी सिफर। शहबाज दौरे हुकूमत का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबा फिर इंक्वायरी के रिडार पर। सेक्रेटरी हाउसिंग ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मुकम्मल न होने पर तफसीलात तलब कर लीं। 4 सालों से बंद जेर तामीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस को परवेज इलाही की हुकूमत ने भी पसे पुष्ट डाल दिया। रिवाइज PC1 की मंजूरी के बाद LDA ने 2 अरब 40 करोड़ रुपए के फंड्स की इस्तदा की। माली साल के पहले 6 माह में पंजाब हुकूमत ने फंड्स जारी किए। मंसूबे पर रवां माली साल में कोई पेशरफ्त न हो सकी। रख शादरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सब्ज़ार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अभी तक अधूरे। सिंहपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मॉडल बाजार चाइना स्कीम स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स फंड्स के बावजूद मुकम्मल न हुआ। गुलबर्ग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और कैनाल रोड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स LDA की गफलत की भेंट चढ़ गए। शालीमार स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के जेर तामीर काम को भी मुकम्मल न किया जा सका। प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस LDA का कहना है कि मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए मजीद फंड्स दरकार हैं। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का मामला इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI लीडरशिप का मुशावरती इजलास। PTI की जानिब से नासिर खोसा, डॉक्टर परवेज हसन, अहमद नवाज सुखेरा के नाम सामने आ गए। नामों परवेज लाही, पंजाब चौधरी परवेज लाही से भी मुशावरत की जाएगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं लियाकत अली से। जी लियाकत, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज तहरीक इंसाफ की जो अहम लीडरशिप है उसका इजलास समान पार्क में इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें बुनियादी तौर पर निगरान सेटअप के लिए नामों का जायजा लिया गया। इस मौका पर मुख्तलिफ मकबा फिक्र के नामों पर गौर किया गया और जो PTI की लीडरशिप का जिन नामों पर सबसे ज्यादा इत्तेफाक था वो 3 नाम थे, जिनमें साबिक चीफ सेक्रेटरी नासिर खोसा, अहमद नवाज खेरा और इसी तरह मारूफ जो वकील रहनुमा हैं डॉक्टर परवेज हसन। ये 3 नाम जो है आज की इस मुलाकात में जो है वो सबसे ज्यादा इन पर जो है इत्तेफाक पाया गया। अभी कुछ देर बाद जो है जब परवेज लाई जिला पंजाब से भी इमरान खान की मुलाकात होगी तो उसमें भी इन नामों के हवाले से मुशावरत की जाएगी और कल PTI जो है अपने जो 2 नाम अपोजिशन लीडर के साथ शेयर करने हैं उनको हतमी शक्ल दे देगी। तो आज की इजलास में जो है वो डॉक्टर सलमान शाह का भी नाम डिस्कस हुआ, लेकिन PTI के अपने ही रहनुमाओं ने कहा कि डॉक्टर सलमान शाह जो है वो PTI के हवाले से एक अच्छी खासी जो है वो शोहरत रखते हैं, तो मुस्लिम लीग नून उसके नाम को कतई कबूल नहीं करेगी, इसलिए इस नाम को रहने दे। डॉक्टर सलमान सदीक जो साबिक चीफ सेक्रेटरी थे उनका नाम भी डिस्कस हुआ, लेकिन उस नाम को भी बाद ड्रॉप कर दिया गया। तो जो PTI की लीडरशिप का जिन 3 नामों पर इत्तेफाक था वो नासिर खोसा, अहमद नवाज खेरा और डॉक्टर परवेज हसन। जी ठीक है लियाकत अली, आपका शुक्रिया।